नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा सदन में शोर शराबे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। सभापति ने सदन को बताया कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत 6 नोटिस दिए गए हैं जो मानकों के अनुरूप ना होने के कारण खारिज किए जाते हैं। वहीं संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन, लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मूल्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भाजपा के नए विस्तारित कार्यालय में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के सभी सांसद संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन और उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के लिए प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये संकल्प लेना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें एक क्षण के लिए भी बैठना नहीं है और हम पार्टी को और आगे ले जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर पूर्वोत्तर तक और कश्मीर से लेकर केरल तक अपनी छाप छोड़ी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को स्थापित किया है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि आज हमारे 1,80,000 शक्ति केंद्रों पर भाजपा का काम है। आज 8,40,000 बूथ पर भाजपा का बूथ अध्यक्ष मौजूद है। हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। भाजपा के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन्होंने जनसंघ रूपी पौधा रोपा, जो आज भाजपा के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर महीने हम रोजगार दिवस मनाते हैं और 2.5 लाख नौजवानों को बैंकों से लोन दिलाकर ब्याज की सब्सिडी देकर उनको रोजगार में लगाने का काम करते हैं। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति समर्पित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने कार्यकाल में दिखाया भी है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कोरोना की महामारी के वक्त लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज से 8 अप्रैल के दौरान असम की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद गुवाहाटी में राष्ट्रपति कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी।
राष्ट्रपति गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। 8 अप्रैल को तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगी। देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। हनुमान जी की 54 फीट की इस मूर्ति को कुल 1,35,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में रखा गया है और इस मूर्ति का वजन 30,000 किलो है। प्रधानमंत्री ने हनुमान जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर भगवान हनुमान के चरणों में वंदन के साथ मैं हर किसी के कल्याण की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि श्री हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं। पवन पुत्र श्री हनुमान आप सभी को सुखी और निरोगी रखें। जय बजरंगबली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पचमढ़ा मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी को 1 टन के लड्डू का भोग लगाया गया। ये आयोजन हनुमान मंदिर पचमढ़ा सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 टन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर भगवान हनुमान की बेहद ही खूबसूरत रेत की कलाकृति बनाई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सह आरोपी वैभव और अंकुश जैन की भी जमानत अर्जी खारिज की। कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है। सत्येंद्र जैन प्रभावशाली शख्स हैं, जमानत पर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। मनीष सिसोदिया ने 31 मार्च के राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। फिनलैंड में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर एलजी आप सरकार के बीच टकराव का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्त शिक्षकों में से किसको भेजा जाए, कब भेजा जाए, ये अब एलजी तय कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को सुनवाई का आश्वासन दिया। पिछले दिनों एलजी ने प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है, पर साथ ही दिल्ली सरकार को हिदायत दी थी कि भविष्य में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या कम की जाए। दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी सरकार के काम में गैर जरूरी दखलंदाजी कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बताया कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन हो गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,335 नए मरीज सामने आए हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट इस समय 3.32% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.89% है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1993 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत की अध्यक्षता में दूसरी विकास कार्य समूह बैठक आज से 9 अप्रैल तक केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में शुरू होगी। बैठक में G20 सदस्य देशों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। औपचारिक विकास कार्य समूह बैठक से पहले विकास के लिए डेटा, पर्यावरण के लिए जीवन शैली और हरित परिवर्तन पर कार्यक्रम होंगे। प्रतिभागियों में शिक्षाविदों, थिंक टैंक और कई विशेषज्ञों के साथ वक्ता भी शामिल होंगे।
दिल्ली में दिसंबर 2021 में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की ओर से दायर अवमानना याचिका का निपटारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी होने के बाद साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है। चार्जशीट दायर होने के बाद हमारी कोई भूमिका नहीं बचती, लिहाजा अब इस पर सुनवाई बंद कर रहे हैं। दूरदर्शन और प्रसार भारती के आर्काइव का खजाना जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसके लिए अमेजॉन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ एक करार किया है। भारत का ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। नई दिल्ली में इस सिलसिले में सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अमेजॉन के चेतन कृष्णा स्वामी ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये करार देश के युवा क्रिएटिव माइंड्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर अमेजॉन प्राइम के ब्रांड एम्बेसडर फिल्म स्टार वरुण धवन भी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्राचीन सभ्यता होने के कारण भारत के पास सुनाने के लिए बहुत सी बेहतरीन कहानियां हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्कर में द एलिफेंट विस्परर्स और आरआरआर के नाटू नाटू गाने ने पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा का परचम फहराया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि कोविड ने इस बात को साबित कर दिया है कि इंफोटेनमेंट की दुनिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई मुकाबला नहीं है। इस मौके पर मौजूद अमेजॉन प्राइम के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन ने कहा कि सरकार के इस कदम से दूरदर्शन और प्रसार भारती का खजाना जल्द अमेजॉन प्राइम पर उपलब्ध हो सकेगा। आतंकी ठिकाने से 52 mm के मोटार बम के अलावा तलाशी दलों ने 4 डेटोनेटर, कॉर्टेक्स वायर, एके राइफल की 5 मैगजीन, 2 पिस्टल मैगजीन, एलएमजी, गोला बारूद बेल्ट बॉक्स, 292 राउंड गोला बारूद और कई अन्य संबंधित सामान जम्मू कश्मीर में बरामद किए। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा पुलिस ने 26 AR और 3री बटालियन सीआरपीएफ के साथ नाका चेकिंग के दौरान लश्कर के एक आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। एक जिंदा चीनी ग्रेनेड और 12 जिंदा AK-47 की गोलियां बरामद की गई। यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। केरल के कोझिकोड में एलाथू ट्रेन में आग लगाने के मामले में आरोपी शाहरुख सैफी को कोझिकोड लाया गया। उसे मुलूर कुन्नू पुलिस कैंप ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोर महंगाई दर अभी भी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 24 में महंगाई में कमी आ सकती है। फाइनेंशियल ईयर 24 का सीपीआई महंगाई दर का अनुमान 5.3% से घटाकर 5.2% किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.5% विकास दर रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 में निजी खपत में कमी आई है। हालांकि बेहतर रबी फसल से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग सुधरने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति समिति के 6 में से 5 सदस्य एकोमोडेटिव रुख वापस लेने के पक्ष में रहे, जबकि सभी सदस्यों ने रेपो रेट अपरिवर्तित रखने के फैसले का समर्थन किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि FY23 के अप्रैल-दिसंबर में चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.7% रहा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर केंद्रीय बैंक की नजर बनी हुई है। रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कंपनियों को कैपिटल बफर बनाने की सलाह दी है। एक छोटा सा ब्रेक। आपको मिलाएंगे ऐसी शख्सियत से जो सिर्फ अपने ही परिवार को नहीं बल्कि कई अन्य परिवारों के लिए आस की एक किरण है। हम आपको लेकर आए हैं मेघालय के तुरा। 2 बच्चों की मां रानू अपने घर का काम निपटाने के साथ ही आंगनवाड़ी के लिए भी दिन भर की तैयारी करके घर से निकलती हैं। दीदी ने बोला तुम भी आंगनवाड़ी में काम करो, तुम लोग का एरिया में भी बहुत गरीब है, उन लोग को देखभाल करो।
आंगनवाड़ी का मादा मीना वो अच्छा पढ़ाता है। तो क्या बनेंगे पढ़ लिख के? आर्मी। आर्मी में जाएंगे? मैं तो मॉडल बनना चाहती हूँ। मॉडल बनना चाहती हो? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई पर कहा कि यूपीआई के जरिए पहले से मंजूर क्रेडिट लाइन को मंजूरी दी जाएगी। आरबीआई की ओर से रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने से ये बात साफ हो गई है कि इससे होम लोन की ईएमआई कुछ महीनों तक अपरिवर्तित रह सकती है। मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल ने एक और सेक्टर में उतरने की घोषणा की है। रिलायंस रिटेल ने बुधवार को ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म टीरा को लॉन्च करने के साथ ही इस सेक्टर में उतरने का ऐलान कर दिया। ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर में रिलायंस रिटेल का मुकाबला HUL के लैक्मे, नायका, टाटा और LVMH के सेफोरा जैसे ब्रांड्स के साथ होगा। भारत के विकास की कहानी अब दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन पहली बार इस लिस्ट से बाहर है। चीन के किसी भी हवाई अड्डे ने शीर्ष 10 व्यस्ततम सूची में जगह नहीं बनाई है। जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने पिछले 7 साल में स्टैंड अप इंडिया अभियान के तहत 1,80,000 से अधिक लाभार्थियों को 40,700 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज मंजूर किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन है। 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। फ्लोरिडा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए भाषणों की व्हाइट हाउस ने कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने कहा कि हम किसी भी न्यायाधीश या न्यायिक प्रणाली पर किसी भी प्रकार के हमले की निंदा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर मंगलवार को न्यूयॉर्क की अदालत में ज्यूरी ने 34 आरोप लगाए हैं। कोर्ट में खुद को निर्दोष ठहराने के बाद फ्लोरिडा लौटे ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड की यात्रा पर हैं। ज़ेलेंस्की ने वॉर्सो की यात्रा के दौरान कहा कि पोलैंड यूक्रेन को युद्धक विमानों की आपूर्ति के लिए पश्चिमी शक्तियों का गठबंधन बनाने में मदद करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वॉर्सो कीव का एक करीबी सहयोगी है और यूक्रेन को मुख्य युद्धक टैंकों की आपूर्ति के लिए पश्चिम में समर्थन को बढ़ावा देने में मदद की है। दक्षिणी ब्राजील के गुड शेफर्ड प्री स्कूल में कुल्हाड़ी के हमले में मारे गए बच्चों के शोक में ब्लू मैनो के निवासियों ने मोमबत्ती जुलूस निकाला। एक डे केयर सेंटर पर कुल्हाड़ी के हमले में 4 बच्चे मारे गए थे। घायल बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हमले का शिकार होने वाले सभी बच्चों की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच है। हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। फ्रांस में सेवानिवृत्त होने वालों की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की विवादास्पद योजना पर कोई समझौता नहीं हो पाया है। फ्रांस के प्रमुख संघों के प्रमुख जनवरी से राष्ट्रव्यापी हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के 11वें दौर की योजना से एक दिन पहले बोर्न से मिले। हार्ड लेफ्ट सीजीटी यूनियन की प्रमुख सोफी विनेट ने कहा, हमने उस बेकार बैठक को खत्म करने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने गंभीर बिजली संकट प्रबंधन के लिए फरवरी में घोषित राष्ट्रीय आपदा स्थिति बुधवार को समाप्त कर दी। हालांकि कुछ आपातकालीन उपाय पहले की तरह जारी रहेंगे। देश में कोयला आधारित पुराने ताप विद्युत स्टेशनों में उत्पादन में कमी और वर्षों से जारी भ्रष्टाचार के बीच बिजली कंपनी एस्कॉम द्वारा दैनिक स्तर पर बिजली कटौती संकट के कारण राष्ट्रपति ने 9 फरवरी को आपदा स्थिति लागू की थी। ब्रिटेन ने टिकटॉक पर 1 करोड़ 27 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। 13 वर्ष से कम उम्र के 1 करोड़ 40 लाख बच्चों के डेटा को अवैध रूप से प्रोसेस करने के लिए टिकटॉक पर जुर्माना लगाया गया है। ब्रिटेन के सूचना आयुक्त कार्यालय के अनुसार वीडियो साझा करने वाली इस साइट ने अभिभावकों की सहमति के बिना इस उम्र के बच्चों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। सूचना आयुक्त कार्यालय ने कहा कि टिकटॉक पर अकाउंट बनाने की उम्र सीमा कम से कम 13 साल है। बावजूद इसके बहुत से बच्चे इस वीडियो साइट को देख रहे थे।
सूचना आयुक्त कार्यालय ने कहा कि बच्चों के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्हें ट्रैक करने और उनकी प्रोफाइल बनाने के लिए किया जा सकता है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को संक्रमण संबंधी पुरानी समस्याओं के चलते बुधवार को एक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कराया गया। अब उनकी स्थिति में सुधार है। विदेश मंत्री और बर्लुस्कोनी की फोर्जा इटालिया पार्टी के नेता एंटोनियो ताजानी ने बताया कि 3 बार इटली के प्रधानमंत्री रहे बर्लुस्कोनी को मिलान के सैन राफेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बर्लुस्कोनी को पुराने संक्रमण के कारण पैदा हुई समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बर्लुस्कोनी हालिया वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते रहे हैं। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद परिसर में एक बार फिर इजराइल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष की खबर सामने आई है। इजरायली पुलिस ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए और रबर लेपित स्टील की गोलियां दागकर मस्जिद परिसर में छापा मारा। पुलिस छापे में 350 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को लगभग दोगुनी कीमत देकर टीम में शामिल किया है। केकेआर ने श्रेयस अय्यर और शाकिल अल हसन के टूर्नामेंट से हटने के बाद जेसन रॉय को टीम में रखा है। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2023 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए सीजन के दूसरे मुकाबले को पंजाब किंग्स ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। पंजाब की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बनाए थे। पंजाब के लिए शिखर धवन ने नाबाद 86 और प्रभसिमरन सिंह ने 60 रन की नाबाद पारी खेली। आईसीसी द्वारा जारी वनडे की ताजा रैंकिंग में भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल चौथे पायदान पर आ गए हैं। शुभमन गिल की यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में शुभमन गिल के अलावा विराट कोहली भी एक पायदान के फायदे से 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। एमसीसी ने धोनी के अलावा युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को यह सम्मान दिया है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ एमसीसी ने कुल 19 क्रिकेटरों को यह सदस्यता दी है। साइना नेहवाल ऑरलियांस मास्टर्स बैडमिंटन के पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। भारत के मिथुन मंजुनाथ ने पुरुष एकल स्पर्धा के राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है। मिथुन ने डेनमार्क के विक्टर स्वेनसन को पराजित किया। अंतिम 16 में मिथुन का सामना चीनी ताइपे के यू जैन से होगा। प्रियांशु राजावत ने भी ऑरलियांस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। पहले दौर के मैच में प्रियांशु ने अपने ही साथी किरण जॉर्ज को हराया। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश कोपा डेल रे के फाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में करीम बेंजेमा का शानदार खेल देखने को मिला। बेंजेमा ने बार्सिलोना के खेमे में लगातार 3 गोल दागे और अपनी हैट्रिक पूरी की। कोपा डेल रे का फाइनल में रियल मैड्रिड की भिड़ंत ओसासुना से होगी। यह मुकाबला 6 मई को खेला जाएगा। फिल्म और टीवी अभिनेत्री जसवीर कौर अलीबाबा एक अंदाज अनदेखा चैप्टर 2 में अली की मां रोशनी की मुख्य भूमिका निभाएंगी। सिटी स्लम्स, हुस्न परचम, मैनिफेस्ट और कई अन्य हिट ट्रैक के लिए मशहूर ग्रैमी नॉमिनेटेड हिप हॉप आर्टिस्ट राजा कुमारी 28 अप्रैल को द ब्रिज शीर्षक से अपना एल्बम जारी करने के लिए तैयार हैं। इशारे तेरे और ले जा रे जैसे गानों के लिए पहचानी जाने वाली सिंगर ध्वनि भानुशाली आजकल अपने गाने वास्ते को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके इस गाने को YouTube पर 1.5 बिलियन व्यूज मिल चुके हैं। भारतीय तेलुगु भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म दसरा बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 93 करोड़ की कमाई कर ली है। 30 मार्च को रिलीज हुई अजय देवगन की एक्शन थ्रिलर भोला वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने के बाद पहले सोमवार और मंगलवार को अच्छा नहीं कर पाई। अब फिल्म की कमाई में काफी गिरावट आ गई है।
बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली फिल्म डिस्को डांसर का सीक्वल बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर 10 अप्रैल को आउट हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।